हेलो स्टूडेंट्स। तो इससे पहले हम लोगों ने इंडेक्स क्वेश्चन किए थे, उसमें एक बाकी रह गया था क्वेश्चन नंबर 6। तो चलिए वो देख लेते हैं क्या है क्वेश्चन नंबर 6। उसमें हमें बोला था द सेल इन विच द फॉलोइंग रिएक्शन अकर्स। देखो कौन सा रिएक्शन अकर हो रहा है, ये था आपका 3.6, राइट। चलिए तो सेल रिएक्शन है दैट इज 2Fe+3 + 2I माइनस दैट गिव्स 2Fe+2 + I2। ये आपको सेल रिएक्शन है। ओके, आपको E0 सेल भी गिवन है दैट इज 0.236 वोल्ट 298 केल्विन टेम्परेचर पे। ओके, और आपको स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालना है। तो आपको पता है n = 2 ही आएगा, है ना, क्योंकि यहाँ पे Fe है, राइट। तो हम देखो स्टार्टिंग पहले हम डेल्टा जी निकाल लेते हैं। क्या होता है डेल्टा जी? माइनस NF E0 सेल, ये होता है ना। तो माइनस n की वैल्यू हम क्या ले लेंगे? 2 ले लेंगे। ओके, क्योंकि Fe जो है उसमें आप देखोगे कि फेरस से फेरिक वाला मैंने आपको बताया था कंडीशन, उसमें आपको भी यही बोला था कि Fe+2 है और यहाँ पे Fe+3 है। ओके, लेकिन ये दोनों ही कंडीशन में 2 यहाँ पे गिवन है, इस वजह से हम यहाँ पे 2 ले लेंगे, राइट। तो यहाँ पे 2 ले लेंगे इंटू 96487 इंटू ये फेराडे की वैल्यू E0 सेल कितना गिवन है दैट इज 0.236। ओके, ये लिख लिया 0.236। ओके, तो इसको आप सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा -45541.864 जूल पर मोल और दैट इज -45.54 किलो जूल पर मोल। ओके, ये आपका डेल्टा जी निकला। अगेन आप इसको अलग तरीके से भी कर सकते हो। अब मैं आपको एक चीज बताने वाली हूँ, जब भी आपको डेल्टा जी के बाद अगर आपको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पूछे ना, तो इसका एक रिलेशन होता है, वो आपको ध्यान रखना है। डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू -2.303 RT log KC, RT log KC। ओके, ये रिलेशन होता है, ये आपको ध्यान रखना है जब भी आपको डेल्टा जी के बाद पूछे log KC तब। क्लियर? अब यहाँ से क्योंकि देखो डेल्टा जी हमें गिवन था तो हमने ये लिख दिया था। हमने पहले डेल्टा जी हमें गिवन नहीं यानी हमें कैलकुलेट किया, तो उस पे से उसके बाद उसने ऐसा बोला था कि log KC इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी निकालना है। तो यहाँ से हमें डेल्टा जी की वैल्यू पता है, तो जब भी डेल्टा जी निकाला हमने, log KC भी निकालने के लिए बोले, तो ये इक्वेशन आप लिख दो, ये इसका रिलेशन है। तो डेल्टा जी इज इक्वल टू -2.303 RT log KC। ओके, ये लिख दिया आपने। उसके बाद तो हमें तो क्या चाहिए? log of KC ही चाहिए ना, तो उसको आप सब्जेक्ट बना लो। उसको सब्जेक्ट बनाओगे तो क्या आएगा? माइनस डेल्टा जी अपॉन 2.303 RT, ये आएगा, ये आ जाएगा ना, ये आ गया। तो हमें तो डेल्टा जी की वैल्यू पता ही है यहाँ से, दैट इज -45.54 इंटू 10⁻³ यहाँ से आप करोगे तो किलो जूल है ना, तो इंटू 10⁻³ कर दिया। अब 2.303 वो भी लिख दिया। 8.314 आर की वैल्यू, T 298 केल्विन टेम्परेचर लेना है, डायरेक्ट आंसर आएगा 7.981। इसका ये तो आपका भी आया log KC, हमें तो क्या चाहिए? KC चाहिए, तो हमें क्या करना पड़ेगा? एंटी लॉग लेना पड़ेगा। तो हम लेंगे एंटी लॉग ऑफ 7.981 का एंटी लॉग ले लेंगे, तो उसका आंसर आ जाएगा 9.57 इंटू 10⁻7। आई होप आपको ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा, समझ में आ रहा है? ओके, सो ये आपको ध्यान रखना था। इसके बाद जो हमारा टॉपिक आता है वो है कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन। कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन। ओके, कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन, इसमें आपको क्या बोला गया है? इसमें आपको बोला है कि ये इसमें देखो आपको अलग अलग फॉर्मूलेस पढ़ने पड़ेंगे। इट इज यहाँ पे बोला है कि हम डिफाइन कर सकते हैं कुछ टर्म्स जो हम कंसिडर कर सकते हैं हमारे कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी में यूज होता है थ्रू द इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशंस। इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन से हम इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करा सकते हैं। ओके, हाँ, मतलब जो हम सोल्यूशन लेते हैं तो उसमें आयन बनता है, तभी तो आयंस की वजह से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है। फिर इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस इज रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल R। इसमें कुछ कुछ टर्म्स है जो आपको ध्यान रखने हैं, जो आपने फिजिक्स में भी पढ़े हैं, राइट। तो पहला टर्म जो आता है वो है आपका इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। ओके, जिसको हम कैपिटल R से डिनोट करते हैं। आ रहा है समझ में? ये आपका इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस है एंड इट इज मेजर्ड इन ओम। इसको हम ओम से मेजर करते हैं।
यस तो उसको इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस जो होता है उसको हम आर से डिनोट करते हैं एंड इट इज मेजर्ड इन द यूनिट ओम। इसका जो यूनिट होता है ना बेटा इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस का, उसको हम ओम क्या बोलते हैं, ओम। क्लियर? ओके, इसको हम ओम से मेजर करते हैं और ये सिंबल होता है उसका, ठीक है ना। यस अब उसमें है ना विच इन टर्म्स एसआई बेस यूनिट दैट इज इक्वल टू एसआई बेस यूनिट आपको दे के रखा है। एसआई यूनिट ये 1 मार्क में आता है, डेफिनेशन भी पूछेंगे यूनिट भी पूछेंगे। तो ये हो जाएगा केजी मीटर स्क्वायर डिवाइड बाय सिमन, एस मतलब सिमन होता है और ए स्क्वायर एम्पियर। तो इस स्टेप में आता है। अब इट कैन बी मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ, यस हम इसको मेजर कर सकते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज के हेल्प से। ओके व्हीटस्टोन ब्रिज होता है उसके हेल्प से हम इसको मेजर कर सकते हैं, जो आपने फिजिक्स में भी पढ़ा होता है, चारों साइड पैरेलल रहता है ब्रिज। सो विथ विच यू आर फैमिलियर विद द स्टडी ऑफ द फिजिक्स, जो आपने पहले ही फिजिक्स में देखा है। द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस अगर आप किसी भी ऑब्जेक्ट का निकालते हो वो डायरेक्टली, देखो यस ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला यहाँ पे आ गया कि आप जो भी इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस निकालते हो वो डायरेक्टली, यानी इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ, यानी किससे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, लेंथ से, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन। आ रहा है समझ में? ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है कि जो भी आपका ये फॉर्मूला आता है दैट इज द रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ एंड इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और इसके बाद अगर हम प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाते हैं ना तो दैट इज इक्वल टू रो लगता है। क्लियर? तो R इज इक्वल टू रो एल बाई ए। इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाएंगे तो एक कांस्टेंट लग जाएगा दैट इज रो एल बाई ए। क्लियर? तो यहाँ पे जो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है जिसको हम रो बोलते हैं और इसी का नाम देते हैं हम रेजिस्टिविटी। क्या बोलते हैं इसको बेटा? रेजिस्टिविटी बोलते हैं। ओके इसको हम रेजिस्टिविटी बोलते हैं। और हम इसको शॉर्ट में ये भी बोल सकते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, इसको हम बोल सकते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। क्लियर? ये नाम आपको ध्यान रखना है। ओके इसको हम स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी कहते हैं। अब एक चीज ध्यान रखो कि इसमें इसकी एसआई यूनिट जो होती है वो होती है किसकी एसआई यूनिट? रेजिस्टिविटी की एसआई यूनिट जो होती है वो आपको ध्यान रखना है दैट इज इक्वल टू ओम मीटर। ओम मीटर। क्लियर? ये इसकी एसआई यूनिट हो जाएगी। यस अब इसके बाद आपके पास आता है एंड द क्वाइट ऑफन इट्स सब मल्टीपल ओम सेंटीमीटर इज ऑल्सो यूज। हम इसको क्वाइट ओम सेंटीमीटर या ओम मीटर दोनों ले सकते हैं। क्लियर हो रहा है? ओके अब यहाँ पे अकॉर्डिंग टू IUPAC का उसी ने रिकमेंड किया था ये सारे टर्म्स के बारे में। रेजिस्टिविटी ओवर द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस एंड हेंस इन द, हमारे रेस्ट ऑफ बुक में हमें रेजिस्टिविटी ही पढ़ने को मिलेगा। ठीक है ना? तो रेजिस्टिविटी जो भी हम निकालते हैं वो क्या होता है, अगर मान लो कि यहाँ पे हमें बोला है कि 1 मीटर लॉन्ग एरिया है, सॉरी 1 मीटर लॉन्ग रस्सी है और बोला है उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी 1 मीटर स्क्वायर है, तो इट कैन बी रिप्रेजेंटेड एज, हम देख सकते हैं कि 1 ओम मीटर दैट इज इक्वल टू 100 ओम सेंटीमीटर होता है ना, और हम कह सकते हैं कि 1 ओम सेंटीमीटर इज इक्वल टू 0.01 ओम मीटर। इस स्टेप में हम लिख सकते हैं। ओके द इनवर्स, अब ये कंप्लीट हो गया यहाँ पे। अब एक चीज ध्यान रखो यहाँ पे, द इनवर्स ऑफ रेजिस्टेंस इज कॉल्ड द कंडक्टेंस। जो रेजिस्टेंस का इनवर्स होता है ना बेटा उसको हम क्या बोलते हैं? कंडक्टेंस कहते हैं, जिसको हम सिंबल कुछ इस टाइप में देते हैं दैट इज G इज इक्वल टू इनवर्स ऑफ रेजिस्टेंस। इनवर्स ऑफ रेजिस्टेंस। क्लियर? उसको हम क्या बोलते हैं? इनवर्स ऑफ रेजिस्टेंस, यानी कि ये R हो गया। ओके ये इनवर्स जो होता है रेजिस्टेंस का उसी को हम क्या बोलते हैं? कंडक्टेंस। क्लियर? क्या बोलते हैं? कंडक्टेंस, जिसको हम किससे डिनोट करते हैं? G से डिनोट करते हैं। ओके और हमारे पास तो ये फॉर्मूला आता है दैट इज 1/R। क्लियर? अब हम यहाँ पे इसके बाद मैं यहाँ लिखती हूँ, जरा ध्यान देना। हमें देखो G इज इक्वल टू 1/R है, तो हम तो R जानते हैं ना, R क्या होता है? रो एल बाई ए होता है, तो 1/रो एल बाई ए लिख देंगे। ठीक है, अब ए को ऊपर लेके चले जाओ बेटा, तो ये हो जाएगा A डिवाइड बाय रो एल। आ रहा है समझ में? डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में चला जाएगा, तो A रो बाई मतलब A बाई रो एल आ जाएगा। ठीक है, जो कि आपकी बुक में भी देके रखा है। तो दैट इज इक्वल टू, इसको जो हम डिनोट करेंगे ना, है ना, वो मैं आपको अभी बताती हूँ। 1/रो इंटू A/रो एल। सॉरी गलत लिख दिया मैंने यहाँ पे।
यस, जरा ध्यान देना, 1/रो ए बाई एल, यस 1/रो इंटू ए बाई एल, ऐसे मैं लिख सकती हूँ, ठीक है ना। अब ध्यान रखना इसको, तो ये हमारा कंडक्टेंस की बात हो गई, यहाँ तक क्लियर है। ये हमारा रेजिस्टेंस की बात हो गई, यहाँ तक क्लियर है। ये हमारी रेजिस्टिविटी की बात हो गई, यहाँ तक क्लियर है। अब 1/रो जो होता है ना बेटा, है ना, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम कहते हैं कापा। क्या बोलते हैं, कापा से डिनोट करते हैं, दैट इज इक्वल टू के, कापा, कापा, कापा ए बाई एल, ए बाई एल, क्लियर है ना। तो जरा मैं इसको अच्छे से लिख के बताती हूँ। देखो आप लोग ध्यान देना थोड़ा सा, हम जानते हैं एक चीज, एक फॉर्मूला हम पहले से भी मैं आपको बता चुकी थी कि रेजिस्टिविटी जो होती है वो आपके पास रो आती है, ठीक है। कंडक्टेंस यानी इनवर्स ऑफ रेजिस्टेंस, वो कंडक्टेंस हो गया। अब मैंने आपको बोला कि कंडक्टेंस और ये कापा जो मैंने सिंबल बोली उसी को हम कंडक्टिविटी भी बोलते हैं, द इनवर्स ऑफ एस। जरा मैं आपको बताती हूँ, जरा ध्यान देना। चलिए, तो जी, ओके, जी है हमारे पास, वो क्या था, 1/r था, है ना, था a बाई रो एल, ये लिख दिया, है ना। इसको कापा बाई a बाई एल करके डिनोट करते हैं, आ रहा है समझ में, है ना। अब ध्यान रखो कि द ऐसा यूनिट ऑफ कंडक्टेंस इज सिमन। ऐसा यूनिट जो होता है ना बेटा कंडक्टेंस का, वो क्या होता है, सिमन होता है। यानी कि कंडक्टेंस का जो ऐसा यूनिट होता है, ये सब बुक में देके रखा है, आपको एक बार सारे यूनिट्स पढ़ने हैं, 1 मार्क में कंफर्म आता है। द यूनिट ऑफ कंडक्टेंस, कंडक्टेंस की जो यूनिट आती है वो है आपकी सिमन, सिमन्स, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल। इसको हम कौन से सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, एस से रिप्रेजेंट करते हैं, ओके। एंड दैट इज इक्वल टू, ये जो बराबर होता है वो किसके बराबर होता है, ओम इनवर्स, ओम इनवर्स, एंड जिसको हम MHO भी बोलते हैं, मो, क्या बोलते हैं, मो बोलते हैं, क्लियर है ना। और द इनवर्स ऑफ द रेजिस्टिविटी इज कॉल्ड कंडक्टिविटी। मैंने आपको अभी बताया रेजिस्टिविटी का जो अगर इनवर्स होगा ना, है ना, जैसे 1/रो, रेजिस्टिविटी का इनवर्स, ये रेजिस्टिविटी था, उसका इनवर्स, यानी कि इसको हम क्या बोलेंगे बेटा, कंडक्टिविटी, दैट इज डिनोटेड बाय कापा। किससे डिनोट करते हैं हम इसको, कापा से डिनोट करते हैं, आ रहा है समझ में, क्लियर, कंडक्टिविटी, ओके, जिसको हम किससे डिनोट करते हैं, कापा से डिनोट, ऐसे डिनोट किया जाता है, कापा, क्लियर हो रहा है। तो ये सारे टर्म्स थे कुछ कुछ इस चैप्टर के जो आपको ध्यान रखने हैं, ओके। अब ये जो जिसको हम स्पेसिफिक कंडक्टिविटी भी बोलते हैं और स्पेसिफिक कंडक्टेंस भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं हम इसको, स्पेसिफिक कंडक्टेंस भी कहते हैं, ओके, ओके, डन। एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल दैट इज कापा, क्लियर है ना। IUPAC ने रिकमेंड किया था कि ये जो टर्म्स है, कंडक्टिविटी, स्पेसिफिक कंडक्टेंस, है ना, वो जो टर्मिनोलॉजी है वो रेस्ट ऑफ बुक में आपको देखने को मिलेगी। अब जो SI यूनिट जो होती है कंडक्टिविटी की, वो आपको ध्यान रखनी है। कंडक्टिविटी की जो SI यूनिट होती है फॉर कंडक्टिविटी, दैट इज इक्वल टू सीमन सेंटीमीटर इनवर्स, सीमन सेंटीमीटर इनवर्स, बट क्वाइट ऑफन हम कापा एक्सप्रेस करते हैं इन सीमन सेंटीमीटर इनवर्स, ओके ना, क्लियर है ना। एक सीमन मीटर इनवर्स है, एक सीमन सेंटीमीटर इनवर्स आता है, और हम कह सकते हैं सीमन मीटर इनवर्स भी लेते हैं, ओके। कंडक्टिविटी जो मटेरियल का होता है सीमन मीटर इनवर्स, और कंडक्टेंस जो हम कहते हैं, दैट इज, एक चीज ध्यान रखना, 1 सीमन सेंटीमीटर इनवर्स दैट इज इक्वल टू 100 सीमन मीटर इनवर्स में आता है, क्लियर, ये वैल्यू बोली है कंपेयर करने के लिए। सो ये कोई इतना काम का नहीं है, बस थोड़ा बहुत आपको गो थ्रू करना है। अब देखो टेबल 3.2 में आप देखना, जो आपका इतना कोई काम की नहीं है, सारी अलग अलग वैल्यू देके रखी है, मटेरियल वाइज आपकी कंडक्टिविटी की वैल्यू है और मटेरियल वाइज आपकी कंडक्टिविटी की वैल्यू है। फॉर एक्वस सोल्यूशन, सेमीकंडक्टर, इंसुलेटर, कंडक्टर्स, सारी अलग अलग टेबल के हिसाब से वैल्यूज गिवन है, ओके। सो आपको इसमें टेबल में आपको बहुत सारी चीजें गिवन है जो मैं आपको अभी बताने वाली हूँ। दैट द मैग्नीट्यूड जो है कंडक्टिविटी की वो वेरी करती है धीरे धीरे, है ना, धीरे धीरे वेरी करती है, और वो डिपेंड करती है मटेरियल के नेचर पे भी, ओके। अब ये डिपेंड करेगी आपके टेम्परेचर पे भी, प्रेशर पे भी, मेजरमेंट कौन से मटेरियल से हो रहा है वो भी। तो मटेरियल को हम क्लासीफाई करते हैं इनटू द 3 कैटेगरीज,
देखो मैं आपको बताती हूँ कौन कौन से मटेरियल हो सकते हैं, कंडक्टर, इंसुलेटर एंड सेमी कंडक्टर्स, या पढ़ चुके हो, कंडक्टर्स, इंसुलेटर, सेमी कंडक्टर्स। ओके, कंडक्टर्स विच कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी, इंसुलेटर जीरो, ठीक है, सेमी कंडक्टर, सेमी में मीडियम, ओके, ये आप पढ़ चुके हो। तो कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमी कंडक्टर्स, ये जो तीन टाइप के हैं वो बोला है इसमें, जो कि डिपेंडिंग ऑन द मैग्नीट्यूड ऑफ देयर कंडक्टिविटी, हम कह सकते हैं कि ये तो तीनों चीज डिपेंड करता है मैग्नीट्यूड पे, कंडक्टिविटी की किस टाइप की मैग्नीट्यूड है, मेन वर्ड वही आता है, दैट इज मैग्नीट्यूड। अब ये मैग्नीट्यूड का मतलब क्या हुआ, ये आपको पता है, जैसे कि कंडक्टर का हमारे पास मटेरियल है, इंसुलेटर का मटेरियल है, तो उन दोनों में हम कंपैरिजन कर सकते हैं कि कौन सा ज़्यादा कैपेबल है वर्क करने के लिए, राइट, तो वो उसकी मैग्नीट्यूड भी हम कह सकते हैं। और दोनों में अगर मान लो सेम वैल्यू है फॉर कंडक्टेंस के, जैसे इसमें सोडियम का 2.1 है, कॉपर का 5.9 है, इस टाइप में हम वैल्यूज के हिसाब से अकॉर्डिंगली मैग्नीट्यूड दे सकते हैं। अब मैग्नीट्यूड तो पता चल गया, तो मेटल्स जो होते हैं, मेटल्स एंड देयर एलॉय हैव वेरी लार्ज कंडक्टिविटी एंड दे आर नोन एज कंडक्टर्स। ध्यान रखो, कंडक्टर्स में क्या होता है कि जो सबसे जनरली मैं बात करूं तो मेटल्स जो होते हैं और उसके जो एलॉयज बनते हैं, मेटल्स के एलॉय बनते हैं, वो बहुत ही हैव वेरी लार्ज कंडक्टिविटी, उनके बहुत ही कंडक्टिविटी की जो वैल्यू होती है वो बहुत ज़्यादा लार्ज होती है, जिसकी वजह से दे आर नोन एज कंडक्टर्स। क्लियर? तो मेटल्स एंड एलॉयज, ठीक है, मेटल और एलॉय है ना, उसकी क्या होती है, वेरी हाई, उसकी हाई कंडक्टिविटी होती है, जिसकी वजह से दे आर नोन एज कंडक्टर्स। ओके, क्लियर है यहां तक? अब देखोगे सर्टेन नॉन मेटल्स होते हैं, जैसे कि लाइक कार्बन, यस, कुछ नॉन मेटल्स आपको देखने को मिलेंगे, कुछ मेटल्स आपको अच्छे देखने को मिलेंगे जो कि ऑब्वियसली इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, वो आपका मेटल ही होगा, है ना। तो आपको कुछ नॉन मेटल्स भी देखने को मिलेंगे, जैसे कार्बन ब्लैक, ग्रेफाइट एंड सम ऑर्गेनिक पॉलीमर्स आर ऑल्सो इलेक्ट्रॉनिकली कंडक्टिंग, है ना, ये भी आपको देखने को मिलेंगे जो नॉन मेटल्स होंगे। कार्बन ब्लैक, ग्रेफाइट है, देखो कार्बन ब्लैक, कार्बन का ब्लैक पेपर, ग्रेफाइट, डायमंड ग्रेफाइट के बारे में देखा है, तो यस ग्रेफाइट, क्लियर है ना। तो कार्बन ब्लैक है, ग्रेफाइट है, ये सारी जो चीजें हैं, ग्लास है, पॉलीमर है, ग्लास विंडो का है ना, पॉलीमर, पॉलीमर केमिस्ट्री में आएगा, पॉलीमर है, ठीक है। तो ये सारी जो चीजें हैं ना वो आपको जनरली देखने को मिलेगी, जो आपको देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो है वो आपको ग्रेफाइट एंड सम ऑर्गेनिक पॉलीमर्स है आर ऑल्सो इलेक्ट्रॉनिकली कंडक्टिंग, ये भी थोड़े बहुत कंडक्टिंग होते हैं। अब जैसे सब्सटेंस लाइक ग्लास है, सिरामिक्स एक्सेट्रा, अब ग्लास और सिरामिक्स का तो बहुत ही वेरी लो कंडक्टिविटी होती है, इसकी वजह से दे आर नोन एज इंसुलेटर्स। कौन आएगा इंसुलेटर्स के अंदर? ग्लास और सिरामिक्स। इंसुलेटर्स के अंदर आपका आ जाएगा ग्लास और सिरामिक, ये सारी चीजें आपके, इनकी कंडक्टिविटी बहुत ही कैसी होती है, लो होती है। ओके, आपको डेफिनेशन ये नहीं लिखना है, ये सारे एग्जांपल्स गिवन है, आपको डेफिनेशंस मैं आपको भेज दूंगी। वही है, कंडक्टिविटी यानी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, इंसुलेटर नहीं करता, सेमी मतलब थोड़ा बहुत, जो कि कंडक्टिविटी भी जो कि थोड़ा बहुत करता भी है, नहीं भी करता, उस टाइप में सेमी कंडक्टर आएगा। ओके, तो ये मैं आपको भेज दूंगी, तो उस हिसाब से आप लोग डेफिनेशन लिखिएगा, और ये सारे एग्जाम्पल्स आपकी टेक्स्ट बुक में गिवन है। अकॉर्डिंग मतलब डिपेंडिंग ऑन द मैग्नीट्यूड, कंडक्टिविटी, और ये सारे ब्लैक पेपर, ग्लास है, पॉलीमर है, सिरामिक्स है, उनके बेसिस पे एग्जांपल्स गिवन है। ओके, अब ध्यान रखो, सब्सटेंस जैसे सिलिकॉन है, डोप्ड सिलिकॉन है, गैलियम आर्सेनाइड है, उनकी जो कंडक्टिविटी होती है ना वो बिटवीन कंडक्टर और इंसुलेटर्स के बीच में होती है, जिसको हम सेमी कंडक्टर्स कहते हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रॉनिक मटेरियल है। देखो अब इसमें दे के रखा है बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल, लाइक सिलिकॉन, डोप्ड सिलिकॉन, सिलिकॉन एक्चुअल में ये डोप्ड मीनिंग मैं आपको अभी बताऊंगी। जब डोप्ड यानी इम्प्योरिटी मिक्स हो जाना, डोप्ड का मतलब क्या होता है, इम्प्योरिटी, है ना, डोपिंग करते हैं हम कोई भी सब्सटेंस, जैसे हमने फर्स्ट चैप्टर में आई थिंक पढ़ा होगा क्रिस्टल के अंदर, जैसे मान लो कि हमने क्या किया था कि 14 सिलिकॉन वाले में 15 को डोप कराया था, या हम 15 में 14 को डोप कराते हैं, या बोरॉन फैमिली 13 में 14 को डोप कराते हैं। क्यों डोप कराते हैं? बिकॉज बाकी सारे में क्या होता है कि
सिमिलैरिटी वो देखने को मिली, सिमिलैरिटी देखने को मिलती है और एक इम्प्योरिटी डोपिंग हो जाती है। ओके, तो इस वजह से हम उसको कहते हैं डोप्ड सिलिकॉन। क्लियर, डोप सिलिकॉन आ गया और उसके बाद फिर गैलियम आर्सेनाइड आ गया। इन सब की जो कंडक्टिविटी होती है, डोप सिलिकॉन ले लो, ठीक है, और गैलियम आर्सेनाइड ले लो, इनकी जो कंडक्टिविटी होती है ना, वो किसके बिटवीन होती है, वो किसके बिटवीन होती है, वो कंडक्टर्स, सुनना ध्यान से, वो कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच में होती है, बिटवीन कंडक्टर्स, ठीक है, और इंसुलेटर्स, इनके बिटवीन होती है। दैट्स वाई दे आर नोन एज सेमी कंडक्टर्स। ओके, दैट्स वाई दे आर नोन एज व्हाट, सेमी कंडक्टर्स। क्लियर है यहाँ तक? ओके, चलिए, तो अब इसके बाद आपको देखना है, ये सारे एग्जाम्पल्स थे। ओके, अब कुछ ऐसे इलेक्ट्रॉनिक मटेरियल्स जिसके मैंने बात की थी। अब यहाँ पे है ना, सर्टेन मटेरियल्स कॉल्ड सुपर कंडक्टर्स, कुछ को हम सुपर कंडक्टर्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सुपर कंडक्टर्स, जो बहुत ही उसकी कैपेसिटी बहुत ज़्यादा हो जाती है। चारों डेफिनेशन मैं आपको सेंड कर दूंगी। सर्टेन मटेरियल जिसको हम सुपर कंडक्टर्स कहते हैं, बाय डेफिनेशन हैव, जिसका डेफिनेशन क्या कहता है, जीरो रेजिस्टिविटी और इनफाइनाइट कंडक्टिविटी। सुपर कंडक्टर्स वो होते हैं जिनकी जीरो रेजिस्टिविटी होती है, जिनकी जीरो रेजिस्टिविटी होती है, ध्यान से सुनना, जिनकी जीरो रेजिस्टिविटी होती है और इनफाइनाइट कंडक्टिविटी होती है। क्या होती है? इनफाइनाइट कंडक्टिविटी। ओके, उसी को हम क्या बोलते हैं? सुपर कंडक्टर्स। यानी कि उसकी रेजिस्टिविटी की तो पावर जीरो हो गई और कंडक्ट करने की पावर इनफाइनाइट हो गई, तो वो आपके सुपर कंडक्टर्स में कहलाते हैं। मैं वही बोलने वाली थी कि कंडक्टिविटी यानी सुपर बोला है, तो सुपर यानी इनफाइनाइट तक चला गया, सोचो। क्लियर? ओके, ये आपकी डेफिनेशन है सुपर कंडक्टर्स की, ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर? अब आगे देखोगे आप, अर्लियर हमने देखे थे ओनली मेटल्स, उसके एलॉय, ठीक है, वेरी लो टेम्परेचर्स पे, यानी कि 0 से 15 केल्विन के बीच में है ना। अब देखो, ओनली मेटल्स एंड देयर एलॉय एट वेरी लो टेम्परेचर 0 to 15 केल्विन वर नोन टू बिहेव एज सुपर कंडक्टर्स। यानी सुपर कंडक्टर्स में कहाँ से कहाँ तक आता है बेटा? 0 से 15 केल्विन के बीच में, वेरी लो टेम्परेचर, है ना, बहुत ही लो डिक्रीजिंग, यानी कि मैं कह सकती हूँ कि लो टेम्परेचर पे सुपर कंडक्टर एग्जिस्ट करता है। कौन कौन से? उसके कुछ मेटल्स और एलॉयज होते हैं, राइट। तो वेरी लो इसका क्या होता है कि पावर होती है, लो कंडक्टेंस होता है, जिसकी वजह से हम कह सकते हैं टेम्परेचर होता है, जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि दे आर बिहेव एज सुपर कंडक्टर। बट नाउ अ डेज अ नंबर ऑफ द सिरामिक मटेरियल एंड द मिक्स ऑक्साइड्स आर ऑल्सो नोन। अभी हमने देखा होगा कि बहुत सारे सिरामिक्स मटेरियल भी मिलने लगे हैं और बहुत सारे ऑक्साइड्स भी हमें अवेलेबल हो चुके हैं, मिलते हैं, ठीक है। तो दे आर ऑल्सो नोन टू शो सुपर कंडक्टिविटी एट टेम्परेचर हाई। वो भी सुपर कंडक्टिविटी आपको शो कर सकता है, बट हाई टेम्परेचर पे, कितना? 150 केल्विन पे। ओके, ये आपको ध्यान रखना है। यस, अब आता है आपका एक टर्म है इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस। इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस, ये सारा बुक में देके रखा है, आप प्लीज एनसीईआरटी गो थ्रू करना, तभी समझ में आएगा, वरना समझ में नहीं आएगा। इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस का मतलब देखो, इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस थ्रू मेटल इज कॉल्ड मेटलिक और इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टेंस एंड इज ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस क्या है? इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पे क्या है कि दैट इज द थ्रू मेटल, मेटल के थ्रू ही है, जिसमें मेटलिक और इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टेंस की बात करते हैं, जो कि मूवमेंट, इलेक्ट्रॉन्स में जो मूवमेंट होती है ना, उसकी वजह से कंडक्टिविटी जनरेट होती है, ठीक है। और ये जो इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टेंस है वो 3 चीज़ों पे डिपेंड करती है। कौन कौन सी वो चीज़ें हैं? पहला जो है डिपेंडेंस करती है वो है नेचर एंड द स्ट्रक्चर ऑफ द मेटल। नेचर एंड स्ट्रक्चर ऑफ मेटल, किस टाइप का मेटल का नेचर है और किस टाइप का स्ट्रक्चर है, उसका स्ट्रक्चर है वो आएगा। सेकेंड, द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन पर एटम, द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स पर एटम। इसका मतलब क्या हुआ कि कितने नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है हर एक एटम में। अब ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है मैं आपको वो बता देती हूँ, है ना, जरा ध्यान देना आप लोग। वैलेंस इलेक्ट्रॉन वो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं दैट इज द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स। यानी कि मान लो अगर हमारे पास लिथियम है तो लिथियम का कितना होता है? एटॉमिक नंबर 3 होते हैं, 3 होते हैं, राइट। तो पहले के शेल में 2 आ जाएंगे,
के एल शेल में ओनली 1 इलेक्ट्रॉन बचेगा, तो वो जो 1 इलेक्ट्रॉन होगा वो उसका वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन कहेगा। वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स एक्चुअल में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, क्योंकि उसका न्यूक्लियस से जो डिस्टेंस होता है वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन का वो काफी ज्यादा होता है, काफी दूर होते हैं वो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स, इसकी वजह से वो जल्दी से फ्री हो जाते हैं। आया समझ में? लेकिन वो के शेल वाले जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो तो न्यूक्लियस के पास होते हैं, है ना, तो तुरंत ही न्यूक्लियस क्या करेगा, पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन अराउंड उसके घूमता रहता है ना, तो तुरंत ही वो न्यूक्लियस के शेल वाले इलेक्ट्रॉन को टाइटली होल्ड करके रखेगा, उसको कहीं जाने नहीं देगा। लेकिन जो आउटर मोस्ट वाले जो है, एकदम लास्ट वाले जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो तो तुरंत भाग जाएंगे। तो नंबर ऑफ द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स पर एटम, उस पर भी डिपेंड करता है टेम्परेचर। यस, थर्ड टेम्परेचर आएगा। टेम्परेचर कितना है वो, इट डिक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, यानी कि इट टेम्परेचर अगर डिक्रीज करेगा, है ना, इट डिक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। ओके, ये आपको ध्यान रखना है। अब एक चीज ध्यान रखो, जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन एंटर करता है वन एंड एंड गो आउट थ्रू द अदर एंड, आपने देखा होगा एक एंड से इलेक्ट्रॉन एंटर करता है और दूसरे एंड से इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाता है, ये चीज आपने जनरली नोटिस। यस, तो आप लोगों ने जनरली देखा होगा कि एक साइड से क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन एंटर होता है वन एंड से और गो थ्रू दी अदर एंड, एक साइड से बाहर निकलता है, ठीक है। क्यों ऐसा? ये तो हम जानते हैं कि जितने इलेक्ट्रॉन्स एंटर करेंगे उतने ही आउटसाइड जाएंगे बाहर। सो द कंपोजिशन जो होती है मेटेलिक कंडक्टेंस की रिमेन अनचेंज, जो उसकी मेटेलिक कंडक्टेंस की जो कंपोजिशन होगी मेटेलिक कंडक्टेंस की जो कंपोजिशन होगी वो कैसे होगी, वो तो अनचेंज ही रही ना, उसमें तो कोई चेंजेस नहीं आया, क्योंकि जितने इलेक्ट्रॉन्स एंटर हुए उतने ही तो इलेक्ट्रॉन्स बाहर गए, है ना, तो वो कंपोजिशन उसकी अनचेंज कहलाएगी, वो चेंज हुई नहीं। क्लियर है यहाँ तक? ओके, अब आप ध्यान देना, वो तो चेंज होगी नहीं। द मैकेनिज्म जो है कंडक्टेंस का थ्रू दी सेमीकंडक्टर, ये ज्यादा ही कॉम्प्लेक्स है। क्लियर? अब एक चीज ध्यान रखो कि हम जानते हैं पहले यूनिट में सारे यूनिट्स हो चुके हैं, क्लास 11th में यूनिट 7 था आई थिंक, मुझे याद नहीं है, बट हाँ 7 चैप्टर है वो जिसमें आपने ये सारी चीजें पढ़ी हैं, जिसमें दैट इवन वेरी प्योर, आपने देखा होगा एक तो बहुत ही प्योर वाटर जो होती है वो स्मॉल अमाउंट उसमें प्रेजेंट होता है हाइड्रोजन एंड हाइड्रोक्सिल आयन का, दैट इज अप्रोक्सीमेटली 10⁻⁻7 मोलर, 10⁻⁻7 मोलर, इतना। क्लियर? किसमें? प्योर वाटर में इतना आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। ये क्या बताता है? वेरी लो कंडक्टिविटी, इसमें ये बताता है कि बहुत ही कंडक्टिविटी बहुत ही कैसी है, कम है ना, तो वो क्या है, दैट इज 3.5 इंटू 10⁻⁻5 सीमन मीटर इनवर्स, ठीक है। इस टाइप में बहुत ही कम इसकी कंडक्टिविटी होती है। व्हेन, जैसे ही हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रोलाइट्स जो हैं वो डिसॉल्व करने लग जाते हैं वाटर में, है ना, तो अपने अपने आयंस प्रोड्यूस करने लग जाते हैं वो लोग, वो अपने आयंस फर्निश करने लग जाते हैं सॉल्यूशंस के अंदर, और इस वजह से उनकी जो कंडक्टिविटी होती है वो भी इंक्रीज कर जाती है। तो हम ऐसा कहते हैं ना कि कंडक्टिविटी जो होती है वो जनरली क्या होती है, ड्यू टू द आयंस की वजह से इलेक्ट्रिसिटी की वजह से कंडक्टेंस, तो कंडक्टेंस जो होती है वो इलेक्ट्रिसिटी बाय आयंस प्रेजेंट इन द सोल्यूशन, जिसको इज कॉल्ड द इलेक्ट्रोलिटिक और आयोनिक कंडक्टेंस। एक चीज ध्यान रखो, नया टर्म आया आयोनिक कंडक्टेंस, आयोनिक कंडक्टेंस, इसका मतलब क्या होता है? आयोनिक कंडक्टेंस का डेफिनेशन ये कहता है द कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बाय आयंस, द कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बाय आयंस, आयंस के थ्रू जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है, जो कंडक्टेंस प्रोड्यूस हो रहा है, आया समझ में, है ना, प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन, जो ऑलरेडी आयंस सॉल्यूशन के अंदर प्रेजेंट है। ओके, है कि नहीं? जिसको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोलिटिक और आयनिक कंडक्टेंस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलिटिक और आयोनिक कंडक्टेंस, और आयोनिक कंडक्टेंस। क्लियर? इतना आप लोग लिख लेना। फिर आता है द कंडक्टिविटी जो है ना, और इलेक्ट्रोलिटिक या आयनिक सोल्यूशन जो है, यानी ये जो आयनिक कंडक्टिविटी है वो किस किस पे डिपेंड करती है, उसका कुछ डिपेंडेंस तो होगा ना, तो यस उसका भी डिपेंडेंस है। तो जरा ध्यान देना कौन कौन सी डिपेंडेंस है, डिपेंड करती है। पहला जो फैक्टर है वो है द नेचर ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट एडेड, तुम किस नेचर का इलेक्ट्रोलाइट ऐड कर रहे हो, द नेचर ऑफ एसिडिक इलेक्ट्रोलाइट है, बेसिक इलेक्ट्रोलाइट है, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इज एडेड।
किस टाइप का इलेक्ट्रोलाइट तुम ऐड कर रहे हो उस पे पहले फैक्टर है, वो है द साइज ऑफ द आयन प्रोड्यूस एंड देयर सॉल्वेशन। द साइज ऑफ द आयन प्रोड्यूस, किस टाइप का आयन साइज प्रोड्यूस कर रहा है ना, और उसका सॉल्वेशन। अब ये सॉल्वेशन टर्म क्या हुआ, जितना ज्यादा आयन प्रोड्यूस करेगा उतना घुलेगा ना, अंदर ही अंदर, तो उस टाइप से अब साइज क्या होती है, इंक्रीज होने लगेगी, तो साइज आयन का प्रोड्यूस होगा, इंक्रीज होगा, ठीक है। तो एक सॉल्वेंट, एक पूरा सॉल्वेशन, एक पूरा माहौल यानी सॉल्वेंट क्रिएट करने लग जाएगा। द नेचर ऑफ सॉल्वेंट और उसकी विस्कोसिटी। थर्ड आता है द नेचर ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट का किस टाइप का नेचर है वो पता करना है, एंड विस्कोसिटी, विस्कोसिटी यानी कैसा है वो, विस्कस है या नहीं है, ये बोला है, ओके। और फोर्थ जो है वो ये बताता है कंसंट्रेशन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट की कंसंट्रेशन कितनी है, इलेक्ट्रोलाइट, ओके, पहले ये बात बोली, ओके। फिफ्थ जो आता है वो टेम्परेचर, ऑब्वियसली टेम्परेचर बढ़ेगा विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर इट इंक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। तो जैसे जैसे है ना आप देखोगे डायरेक्ट करंट थ्रू दी आयनिक सोल्यूशन आप पास आउट करते हो, आयनिक सोल्यूशंस में से आप क्या करते हो कि डायरेक्ट करंट पास आउट करते हो, है ना। तो पैसेज ऑफ द डायरेक्ट करंट थ्रू दी आयनिक सोल्यूशन ओवर अ प्रोलॉन्ग्ड पीरियड, आप थोड़ी देर तक आप क्या करो, लॉन्ग टाइम तक देखो आप कि आयनिक सोल्यूशन में से करंट डायरेक्ट पास करो तो कैन लीड टू चेंज, उसका कंपोजिशन देखना चेंज हो जाएगा, है ना, ड्यू टू द इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन, इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन होने की वजह से, आया समझ में। तो उसका कंपोजिशन सेम नहीं रहता, चेंज हो जाता है। तो आप लोगों को कोई भी डाउट हो तो आप प्लीज़ मुझसे पूछ लीजिएगा, और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।